अच्छा, अमेरिका और ईरान, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो जहन में तनाव, टकराव और दुनिया भर की हेडलाइंस ही आती हैं, है ना? लेकिन ये मामला सिर्फ आज का नहीं है। ये तो एक, आप कह सकते हैं, 70 साल पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें तेल है, सत्ता का खेल है और एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प विरोधाभास भी है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात है। सोचिए, जिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए अमेरिका आज अरबों डॉलर बहाने को तैयार है, वो टेक्नोलॉजी कभी अमेरिका ने ही ईरान को दी थी। जी हाँ, खुद दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जरा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो आया 1979 में। एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका ईरान के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और एक भरोसेमंद सहयोगी को एक कट्टर दुश्मन बना दिया। तो 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई। जो शाह अमेरिका के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते थे, उन्हें उखाड़ फेंका गया। उनकी जगह ली आयतुल्लाह खुमैनी ने। लोगों में अमेरिका और शाह के खिलाफ इतना गुस्सा था कि तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर धावा बोल दिया गया और वहां के डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया गया। बस इस एक घटना ने अमेरिका का जो दशकों का असर था उसे एक झटके में जमीन पर ला दिया। और देखिए, ये मामला सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं था। खुमैनी का इरादा साफ था कि वो इस क्रांति को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाएंगे। उन्होंने तो सऊदी अरब जैसे अमेरिका के साथी देशों के शाही परिवारों को भ्रष्ट कठपुतली शासक तक कह डाला। अब ये अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती थी और उसके दोस्तों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा। लेकिन 1979 की ये क्रांति तो कहानी की सिर्फ पहली परत है। इसके नीचे जो दांव पर लगा है वो कहीं ज्यादा बड़ा है और वो जुड़ा है डॉलर की पूरी दुनिया पर बादशाहत से। चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, हुआ ये कि 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब से अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा नहीं रहेगा। इसे निक्सन शॉक भी कहते हैं। इससे डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब अमेरिका को डॉलर की डिमांड बनाए रखने का कोई नया तरीका ढूंढना था और वो तरीका उन्हें मिला तेल में। तो 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। डील बड़ी सीधी थी। अमेरिका उन्हें देगा मिलिट्री सिक्योरिटी और बदले में सऊदी अपना सारा का सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। और फिर क्या था, जल्द ही ओपेक के बाकी देशों ने भी यही रास्ता अपना लिया। इसका सीधा मतलब ये था कि दुनिया में किसी को भी अगर तेल चाहिए तो उससे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदना ही पड़ेगा। और इसी ने डॉलर के लिए एक परमानेंट ग्लोबल डिमांड बना दी। तेल बेचकर जो ये डॉलर कमाए जाते हैं उन्हें ही पेट्रो डॉलर कहा जाता है। और यही सिस्टम वो बुनियाद है जिस पर आज अमेरिकी डॉलर का पूरी दुनिया में दबदबा कायम है। और यहीं पर ईरान इस पूरी तस्वीर में इतना अहम हो जाता है। देखिए, जब शाह सत्ता में थे तब ईरान पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक मजबूत पिलर था। लेकिन 1979 के बाद जब ईरान अमेरिका का विरोधी बन गया तो वो एक सीधा खतरा बन गया। जरा सोचिए, अगर ईरान अपना तेल युआन या किसी और करेंसी में बेचना शुरू कर दे तो इससे डॉलर की मांग पर कितना असर पड़ेगा? ये पूरे अमेरिकी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब 1979 में ईरानियों के गुस्से की वजह को समझने के लिए हमें इतिहास की एक और शायद सबसे गहरी परत को खोलना होगा। यह हमें ले जाती है साल 1953 में, एक ऐसी घटना जिसे बहुत से ईरानी इस सारे झगड़े की जड़ मानते हैं। हुआ ये कि 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोसाद्देक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है। इसे कदम ने ब्रिटेन और अमेरिका के तेल के बिजनेस को सीधी चुनौती दे दी। तो फिर क्या हुआ? 1953 में CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन चलाया, ऑपरेशन अजाक्स। मोसाद्देक को हटा दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। अब ईरान के लोगों ने इसे एक बहुत बड़े धोखे की तरह देखा, अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। सोचिए, एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करता है और दूसरी तरफ उसने ईरान में एक चुनी हुई सरकार को ही उखाड़ फेंका। वो जो मशहूर नारा है ना, अमेरिका मुर्दाबाद या डेथ टू अमेरिका, उसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। 1953 के इस तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने शाह को और मजबूत किया। सोवियत यूनियन के खिलाफ उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एक रिसर्च रिएक्टर तक दिया। तो इस तरह से अमेरिका ने उस लीडर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थमा दी जिसे उसने खुद सत्ता में बैठाया था।
और इसी लंबे और पेचीदा इतिहास ने आज के इस टकराव को जन्म दिया है। देखिए, ये कोई आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई नहीं है। ये एक असममित संघर्ष है जहां दोनों ही पक्ष बहुत अलग अलग तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। ईरान जानता है कि वो इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग तरीका अपनाता है, जिसे असममित युद्ध कहते हैं। वो प्रॉक्सी सेनाओं का इस्तेमाल करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, और साथ ही उसने ऐसे कम लागत वाले ड्रोन बना लिए हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल है। ईरान का एक शाहिद ड्रोन, जिसे कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं, जानते हैं कितने का आता है? सिर्फ लगभग $20,000 का, और वो इन्हें एक साथ झुंड में भेज सकते हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसकी तुलना में ऐसे एक ड्रोन को मार गिराने के लिए जो एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। ये जो आर्थिक असंतुलन है ना, ये ईरान के हक में काम करता है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका कंट्रोल। ये एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान जब चाहे इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव बना सकता है। हाल के सालों में तो ये तनाव का एक चक्र सा बन गया है। 2015 की न्यूक्लियर डील से कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन 2018 में जब अमेरिका उससे बाहर हो गया तो दोनों देश फिर से टकराव के रास्ते पर आ गए, और इसके जवाब में ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन हथियार बनाने के लेवल के बहुत करीब तक पहुंचा दिया। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि मिडिल ईस्ट के बेशकीमती ऊर्जा संसाधनों पर किसका कंट्रोल होगा, और क्या अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बना रहेगा या नहीं। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 70 साल से ज्यादा का ये अविश्वास, ये संघर्ष, जिसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह और ज्यादा सख्त हो गए हैं, क्या इसके बाद भी शांति का कोई रास्ता बचा है? क्या कोई हल मुमकिन है, या फिर ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी?